सोफिया रिदान के नज़दीक आकर उसकी तरफ हल्का सा झुकते हुए वहाँ रखी हुई दूसरी प्लेट उठाकर उसमें से अपनी प्लेट में सर्व करने लगती है। रिदान तिरछी नज़रों से सोफिया का हर एक एक्शन को देख रहा था। उसे सोफिया पर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपने हंसी को कंट्रोल करे वापस एक चेरी को उठाता है और हल्का सा उसे बाइट करते हुए अपने लिप्स पर घुमाने लगता है। सोफिया, जिसकी नज़र सिर्फ रेदान पर थी और वो जताना नहीं चाहती थी, रेदान की इस हरकत पर उसे ठसका लग जाता है और वो जल्दी से पानी उठाकर पीने लगती है। रेदान उसे खांसते हुए देखकर उसके पीठ पर थपथपाते हुए, क्या हुआ लिटिल थिंग, तुम ठीक से खा नहीं पा रहे हो या तुम्हारी नजरें कहीं और हैं? हाँ, सोफिया अपनी नज़रों से हटा लेती है। उसे वो गुस्सा आ रहा था। रेदान बिना कुछ करे भी उसे सीड्यूस कर रहा था और वो भी काफ़ी हद तक वो सीड्यूस हो भी चुकी थी। वो खुद से, ओ गॉड, ये आदमी कितना बेशर्म है, कुछ नहीं करा फिर भी देखो कितना मुझे सीड्यूस कर दिया। हाँ, फिर उसके दिमाग में कुछ आता है और फिर वो अजीब सी शक्ल बनाते हुए, आप अपना फ़ोन देंगे ज़रा मुझे? रेदान अपने फ़ोन को देखता है जो साइड टेबल में पड़ा हुआ था और शायद बंद था। रेदान उसे देखते हुए, क्यों, किस लिए चाहिए तुम्हें मुझे मेरा फ़ोन? अरे दे ना आप। वो पहली बार रेदान से काफ़ी नॉर्मल वे में बात कर रही थी और शायद रेदान बिना कुछ सोचे समझे उसे फ़ोन दे देता है। सोफिया उस फ़ोन का कैमरा ऑन कर अजीबोगरीब से फेसेस बनाकर सेल्फी लेने लगती है और फिर वो वहाँ गेम खेलने लगती है, जैसे कि उसने रेदान को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया हो। रेदान उसकी इस हरकत पर थोड़ा सा उसके पास आकर उसके कान पर फुसफुसाते हुए, क्या हुआ लिटिल थिंग, तुम्हें ये डेट पसंद नहीं आई या फिर जिसके साथ आई हो वो पसंद नहीं आया, जो यहाँ पर गेम खेल रही हो? सोफिया उसकी बात पर अजीब सा मुंह बनाते हुए, पर मैंने तो कुछ करा ही नहीं, और रही बात डेट की, तो हम डेट पर खाना खाने आए थे, हमने खाना खा लिया तो और क्या होता है डेट पर? वो मासूमियत से उससे बोलती है। रिदान उसकी बचकानी बात पर उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए, इट्स ओके लिटिल थिंग, मैं बताता हूँ ना तुम्हें क्या होता है क्या नहीं होता है, बोलते हुए फ़ोन टेबल पर रख देता है। और उसके नज़दीक आने लगता है। सोफिया, जो अब दूसरे ही मूड में आ चुकी थी, वो झट से फ़ोन उठाकर टेबल चेयर से खड़ी हो जाती है और फ़ोन में एक रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले कर देती है। रिदान सोफिया को देखने लगता है, जिसने अपनी ड्रेस को काफ़ी हद तक क्लीव से नीचे खिसका लिया था और अब उसकी क्लीव्स विजिबल हो रही थी। रिदान उसे इस हरकत पर अपने दांतों से होठों को दबाते हुए, इट्स टू हॉट, ये लड़की सच में मेरा हाल बेहाल करने के मूड में है, बोलते हुए वो सोफिया की तरफ आने लगता है। सोफिया वहीं अपने बालों को आगे करे थोड़ा सा आगे जाकर लिरिक्स के साथ डांस करने लगती है। वहीं रेदान जैसे ही उसका गाना सुनता है उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं और वो सोफिया के नज़दीक आकर उसकी कमर में हाथ डालते हुए खुद से छिपाते हुए, तुम क्या इस सॉन्ग पर डांस करना चाहती हो? सोफिया बिना कुछ कहे अपनी कमर को धीरे धीरे मूव करते हुए डांस कर रही थी। रेदान उसकी इस हरकत पर उसके बाल जो ऑलरेडी आगे थे उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए उसके साथ डांस करने लगता है। वो उसके हर मूव के साथ अपने मूव से मैच कर रहा था। वो दोनों देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे थे और रेदान उससे काफ़ी ज़्यादा क्लोज होकर डांस कर रहा था। वो सीन काफ़ी ज़्यादा इंटीमेटिंग था। रेदान सोफिया को देखता है जो अब तक काफ़ी ज़्यादा मदहोश हो चुकी थी। वहीं रेदान की आंखों में भी कुछ खुमारी सी छाई हुई थी। तभी रेदान को अपने अंदर कुछ वीकनेस सी फील होती है और वो सोफिया से दूर होकर एक रूम की तरफ चला जाता है। सोफिया, जो अभी ये सब कुछ एंजॉय कर रही थी, रेदान को जाता हुआ देख उसके पीछे आती है। रेदान उसे आने से मना कर रहा था, पर सोफिया कहाँ मानने वाली थी अब। रेदान के पास वो पहुंच चुकी थी। रेदान एक चेयर पर बैठा था, उसने उसके हाथ में एक इंजेक्शन था। सोफिया उस इंजेक्शन को देखते हुए, ये क्या है और आप इसका क्या करेंगे? वो डरते हुए अपना सलाइवा निगल कर हिम्मत करते हुए पूछती है। रेदान उसकी बात पर, कुछ नहीं, बस तुम्हें लगता था ना कि मैं तुम्हें हर रात टॉर्चर करता हूँ, वो सब सिर्फ इस इंजेक्शन की वजह से हुआ है, क्योंकि मुझे रात में नींद नहीं आती और मैं इतनी रातों से सोता नहीं हूँ। और ये
मेरी सिर्फ़ एक बीमारी है जिस वज़ह से मुझे ये इंजेक्शन लेना पड़ता है, वरना मुझे कुछ वो आगे बोल ही नहीं पाता, क्योंकि सोफ़िया ने उसके होठों पर अपनी उँगली रख दी थी। दोनों एक दूसरों की आँखों में देख रहे थे। सोफ़िया धीरे से उसके हाथ से इंजेक्शन लेते हुए आँखों में नमी लाकर, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने गलत समझा आपको। आपको एक बार बताना तो चाहिए था। कैसे बताता मैं तुम्हें? मैं हर रात तुम्हें वही टॉर्चर देता हूँ, वही। मुझे बर्दाश्त नहीं किसी की भी नज़र तुम पर हो, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत अहमियत रखती हो मेरी ज़िंदगी में, मेरे होने और ना होने में, मेरी साँस में, मेरी हर धड़कन में तुम हो। मैं कैसे तुम्हें बता देता? पहली बार जब तुम मेरे सामने आई थी, तुम्हें लगता है कि तुमने वो सब खुद कहा, पर मैंने ही वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी। वो उससे नज़रें चुरा रहा था। सोफ़िया उसकी बात पर हल्का सा झुक उसके चेहरे को अपने छोटे हाथों से थामते हुए आँखों में देखकर, क्या कहा आपने? हाँ, मैंने सही कहा। मैंने ही वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी, क्योंकि मैंने तुम्हारी नज़रों में तुमने मुझे अभी देखा है, पर मैंने तुम्हें तब देखा था जब तुम छोटी थी, और तब से ही मेरा दिल तुम पर था। हर पल नज़र रही है मेरी तुम पर, और बहुत बेहतर तरीके से जानता था कि तुम कभी भी अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं होता देख पाओगी, तुम ज़रूर ऐसा ही डिसीज़न लोगे। इसलिए मैंने ये सब किया। सोफ़िया गुस्से से उसके घूरने लगती है। रेदान उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए, सीरियसली मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, पर मैं क्या करूँ, मजबूर था मैं अपने हालात से, क्योंकि मेरी एज इतनी ज़्यादा थी और कोई भी हमारे रिश्ते को सही नाम नहीं देता, इसलिए। हाँ, तो क्या मतलब है? प्यार, मोहब्बत ये सब कुछ उम्र देखकर होता है? हरगिज़ नहीं, आपकी गलतफ़हमी है, और अब आप भाड़ में ही जाइए। आपको जब मुझसे पहले प्यार था तब आपने इज़हार नहीं किया, मुझे इतना परेशान किया, और अब आप चाहते हैं कि मैं आपसे नॉर्मल बात करूँ? हरगिज़ नहीं करूँगी। बोलते हुए वो जाने लगती है। निदान जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और तुरंत उसे खींच लेता है। सोफ़िया की पीठ सीधा रेदान की चौड़ी चेस्ट से जाकर लगती है। गुस्से में खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश में लग जाती है, पर रेदान ने एक हाथ से आराम से उसे होल्ड कर लिया था और वो आराम से बैठा हुआ था। जब सोफ़िया थक जाती है, तब गुस्से में उसकी तरफ घूमते हुए उसके चेस्ट पर मुक्कों की बरसात कर देती है। रेदान उसे नॉर्मली देख रहा था, और फिर अगले ही पल उसके हाथों को पकड़ ऊपर कर देता है और उसके नर्म होठों पर अपने होंठ रख देता है। सोफ़िया गुस्से से उसके होठों को काटने लगती है। इस बार जहाँ रेदान सॉफ्ट था, तो वहीं सोफ़िया वाइल्ड हो रही थी। वो लगातार रेदान के होठों का कचूमर बना रही थी। उसे किस करना तो वैसे ही नहीं आता था, और वो लगातार उसके होठों को खाने में लगी हुई थी। वो स्ट्रॉबेरी का टेस्ट उन दोनों के मुंह में घुल रहा था। किस करने की वजह से उन दोनों का सलाइवा होठों पे लग चुका था, जिससे दोनों के ही होठ काफ़ी शाइनी और ग्लॉसी हो चुके थे। रेदान सोफ़िया खुद से दूर करते हुए, ये तुम क्या कर रही हो? क्या इतने टाइम के बावजूद तुम्हें किस करना नहीं है? मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे किस करते हैं। बोलते हुए वो सोफ़िया के होठों को लॉक कर देता है और धीरे धीरे स्मच करने लगता है। दोनों ही लोग उस किस में डूब चुके थे। सोफ़िया धीरे धीरे कोशिश करते हुए उसका साथ दे रही थी। अब रेदान जब देखता है सोफ़िया पूरी तरीके से उसमें डूब चुकी है, वो हल्का सा सोफ़िया को उठाता है और सोफ़िया अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर लपेट लेती है। रेदान उसकी हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा देता है और थोड़ा सा दूर होते हुए, तुम ऐसा क्या करना चाहती हो जो खुद ही इतना क्लोज़ हो रही हो? कुछ तो है तुम्हारी आँखों में, क्योंकि तुम्हारी नज़र में पहले जो था वो नहीं है। इस वक़्त कुछ डर और है। सोफ़िया धीरे से अपना सर हिलाकर उँगलियाँ आपस में उलझाते हुए, नज़र चुराते हुए, मुझे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ, पूछो। मैंने उस दिन आपको देखा था। आई नो, इनफैक्ट हम तुमने मुझे कई बार देखा होगा। वो दूसरे ही वे में बात कर रहा था। सोफ़िया उसकी बात पर बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ, मैंने देखा था आप लोगों को मारते हैं, आप डेविल हैं, आपको किसी के मरने और
जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या ऐसा मेरे लिए भी है? वो आँखों में मासूमियत और आँसू लेकर उसे देख रही थी, जैसे वो कुछ सुनना चाहती हो रिदान के मुँह से। रिदान उसके माथे सर अपना माथा जोड़ते हुए, नहीं, मैं सिर्फ़ उन लोगों को सज़ा देता हूँ जो गलत होते हैं, जो गलती करते हैं। बाकी मेरे बहुत दुश्मन हैं, अगर मैं उन्हें नहीं मारूँगा तो वो मुझे मार देंगे। क्या तुम मुझे मरता हुआ देख सकती हो? सोफिया उसकी आँखों में झाँकते हुए, पर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरे सवाल का जवाब कुछ और है जो आपने नहीं दिया। रेदान उसके बात पर उसके सॉफ्ट चिक्स पर बारी-बारी चूमते हुए, हरगिज़ नहीं, अगर तुम्हारी साँसें उखड़ी तो मेरी रूह मेरा जिस्म छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी साँसों को तोड़ने का हक मेरा है, लेकिन इन्हें तुम्हारे जिस्म से जुदा करने का हरगिज़ नहीं, कोई नहीं कर सकता और ना ही मैं किसी को ये हक देता हूँ। उसकी आँखों में जुनून था। सोफिया उसकी बात पर कुछ नहीं कहती, बल्कि बस मुस्कुराते हुए उसे देखने लगती है। रेदान उसे वैसे ही उठाए हुए टेरेस पे ले आता है। टेरेस हर तरफ रेड रोजेस और वाइट कलर की कैंडल्स जल रही थी। आसमान में काफ़ी खुशनुमा मौसम था और हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। सोफिया ये सब देखते हुए एक्साइटमेंट में, वाओ, ये बहुत अमेजिंग है, इतना ब्यूटीफुल, मेरा तो दिल ही आ गया। वो से अपनी बात जाहिर कर रही थी। जहाँ सोफिया अपनी खुशी जाहिर कर रही थी, तो वहीं रेदान की नज़र कहीं और ही थी। रेदान उसके पास आकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए, तुम्हें ये सब कुछ पसंद आया? सोफिया एक्साइटमेंट से, हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बोलते हुए वो चमकती आंखों से रेदान को देखने लगती है। रेदान उसका चेहरा धीरे धीरे सहलाते हुए दूसरी तरफ कर देता है। सोफिया वहाँ देखती है जहाँ एक गोल बेड था और वहाँ वाइट कलर के कर्टन्स लगे हुए थे जिनमें चेरी लाइट्स उलझी हुई थी। देखने में वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और किसी फेरी टेल से कम नहीं था। वहाँ पर पूरे बेड पर रेड रोजेस और 2 कपल वाले बतख रखे हुए थे। सोफिया निदान को एक नज़र देखती है और अगले ही पल बेड पे जाकर कूदती हुए, ये तो काफ़ी सॉफ्ट है, कितना स्पंजी है, इतना मज़ा आ रहा है, आप ही आ जाइए। वो बच्चों की तरह बेड पर कूद रही थी और मज़े कर रही थी। वहीं रेदान उसकी इस हरकत पर सर ना में हिलाते हुए उसके पास आकर, सही कहा, बेड तो काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन यहाँ पर जंप करने के अलावा कुछ और करेंगे तो उसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। सोफिया कन्फ्यूज़न से उसे देखने लगती है। रेदान उसकी आंखों में सवाल देख हल्का सा उसके पैर पकड़कर खींच देता है, जिसके साथ ही सोफिया बेड पर गिर जाती है और 2 इंच ऊपर उठकर वापस बेड पर आ जाती है। रेदान धीरे से उसके ऊपर झुकते हुए, यू नो व्हाट आई मीन, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? सोफिया उसकी बात पर नजरें चुराते हुए, आप हमेशा ठरकी वाली बातें क्यों करते हैं? क्या आप नॉर्मल नहीं बिहेव कर सकते? जिसकी इतनी प्यारी सी बिल्कुल बारबी जैसी वाइफ होगी, वो ठरकी नहीं होगा तो क्या होगा लिटिल थिंग? बोलते हुए वो धीरे धीरे अपने होंठ सोफिया की क्लीव्स पर घुमा रहा था, जो सोफिया ने जानकर ही काफ़ी नीचे कर रखी थी अपनी ड्रेस को। वो अब रिदान की हरकत पर सिहर रही थी। वो दोनों कई बार ये सब कुछ कर चुके थे, पर आज रिदान का उसे टच करना, उसे छूना बहुत अलग लग रहा था उसे, जैसे वो पहली बार रिदान के क्लोज जा रही हो। सोफिया जल्दी से उसका चेहरा ऊपर करते हुए, ये सब ज़रूरी है क्या? रेदान उसकी आंखों में देखते हुए नशे के साथ, मैं, अगर तुम नहीं चाहती तो हम नहीं करेंगे, पर आई स्वेयर इस बार तुम्हें दर्द नहीं होगा। बस तुम खुद पर थोड़ा सा काबू रखना, बाकी सब मैं खुद कर लूँगा। सोफिया उसे घूरने लगती है, वो समझ गई थी उसकी बातों का मतलब। रेदान उसे घूरता हुआ देखकर उसके छोटे से गाल, जो कि ठंडी हवा की वजह से थोड़े थोड़े लाल हो गए थे, उन पर बाइट करते हुए, मुझे तुम्हारे ये चेरी जैसे लाल लाल गाल बहुत पसंद है लिटिल थिंग, वो बोलते हुए एक बार फिर से उसके दूसरे गाल में बाइट कर देता है। सोफिया का मुंह पूरा फूल जाता है। उसके जो चबी चिक्स थे वो गुस्से में और ज़्यादा फूल चुके थे। वो देखने में काफ़ी प्यारी लग रही थी। रेदान उसे देखते हुए धीरे धीरे उसकी ड्रेस को ऊपर करने लगता है और उसके पैरों पर अपने होंठ रख कर किस करने लगता है। सोफिया सिहर रही थी,
रेदान बिना रुके किस करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। सोफिया ने बेड को काफ़ी कस के अपनी मुट्ठियों में भरा हुआ था। वहीं रेदान में जैसे खुमार छाया हुआ था। सोफिया अगले ही पल रेदान को बेड पर धक्का दे देती है और खुद उसके ऊपर बैठकर, नहीं, इस बार मैं करूँगी जो करना है। सोफिया की बोलने देखकर रेदान हंसते हुए, तुम ऐसा भी क्या करोगी, तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं है लिटिल थिंग। सोफिया रेदान को देखकर नजरें चुराते हुए, वो मैंने, ये तुम क्या मैं कर रही हूँ, बोलोगी भी क्या, बोलना चाहती हो तो? मैंने इंग्लिश मूवीज़ देखी हैं बहुत सारी और मुझे पता है रोमांस कैसे करते हैं, वो बेधड़क बोल देती है। रेदान उसकी हरकत पर उसे घूरते हुए, तुम्हें ये सब कौन देखने के लिए देता है, इडियट लड़की, आइंदा अगर तुमने ये सब फिजूली मूवीज़ देखी ना, उससे बुरा कोई नहीं होगा। सोफिया छोटा सा मुंह बनाते हुए, पर आपने भी तो सीखा ही होगा ना कहीं से, तो रिदानों से बोलते हुए, ऐसा कुछ नहीं है और ना ही मैंने कभी ऐसा कुछ किया, मैं प्योर वर्जन था और ये सब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ ही किया है, तो तुम ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर मत लगाओ और मैं भी देखता हूँ तुम्हें रोमांस का आर आता भी है या नहीं। सोफिया उसकी बात पर मुस्कुराते हुए अदा के साथ हल्का सा झुक जाती है और अपने बालों को गले में डाल देती है। रेदान सोफिया को देख रहा था। उसकी नज़र धीरे धीरे सोफिया के चेहरे से होते हुए उसके गर्दन से नीचे जाती है और वो अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है। सोफिया उसे देखकर हंसते हुए उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। उसने शर्ट के बटन लगभग तोड़ ही दिए थे और वो धीरे से झुककर रेदान की चेस्ट पर अपने होंठ रख देती है। रेदान अपनी आंखें कस के मींच लेता है। वो पहली बार सोफिया का टच खुद पर महसूस कर रहा था। वहीं सोफिया अब छोटे छोटे से लव बाइट्स उसकी चेस्ट पर दे रही थी और उसने कई बार ये सब करा था। जब देखती है रेदान काफ़ी ज़्यादा खामोश सा हो गया, वो उसके गर्दन के पास आती है और वहाँ पर बाइट करके हल्का सा लिक कर लेती है। रेदान की पूरी बॉडी में करंट सा दौड़ जाता है। वो कब से खुद को कंट्रोल कर रहा था। वो अगले ही पल सोफिया को बेड पर पलट देता है और उसकी ड्रेस को लगभग फाड़ते हुए अलग कर देता है। सोफिया उसकी वाइल्डनेस देखकर हंसने लगती है। वो जानती थी रेदान जितना खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा है और जितना दिखा रहा है कि वो काफ़ी कम है, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो उसकी बॉडी में हो रहे ही एक्टिविटी को साफ महसूस कर रही थी। आखिर वो उसकी कमर पर जो बैठी थी, रेदान बिना उस पर ज़्यादा ध्यान दिए अपने कपड़े भी उतार के अलग कर देता है। सोफिया उसे ऐसा करते देख जल्दी से आंखें बंद कर लेती है। रेदान उससे बंद आंखें देख उनके उसकी आंखों पर बारी बारी चूमते हुए, क्या हुआ लिटिल थिंग, तुमने तो मुझे कई बार देखा है ना, तो अब क्यों तुम्हें इतनी शर्म आ रही है, चलो आंखें खोलो। सोफिया अपना सर ना में हिला देती है। रेदान उसके चेहरे को सहलाते हुए, मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हारे नज़दीक आऊँ तब तुम्हारी नज़र मुझ पर होनी चाहिए। सोफिया अपनी आंखें और कस के मींच लेती है। उससे रेदान की सरगोशी भरी हुई आवाज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे गूस बम्स आ रहे थे, पर रेदान ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली थी, जैसे वो उसे छोड़ेगा ही नहीं। सोफिया उसकी बात पर ज़बरदस्ती अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखें सीधा रेदान की आंखों में थी मिलती हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सोफिया की हिम्मत नहीं थी कि वो नीचे देख सके। वो साफ फील कर रही थी आखिर क्या हो रहा है। तभी उसकी आंखें अचानक से बंद हो जाती हैं और उसकी पकड़ बेड पर कस जाती है। रेदान धीरे से उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरव्यूट कर लेता है और सोफिया जल्दी से उसके हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेती है। वहाँ का माहौल काफ़ी रोमांटिक हो चुका था। जहाँ अंदर काफ़ी खुमारी छाई हुई थी, तो बाहर तेज़ी से हवाएं चल रही थी। मौसम बाहर का काफ़ी सर्द था। अंदर दोनों ही पसीने से लथपथ थे और एक दूसरे के आगोश में जाने किस पहर उनकी आंख लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 8 बजे सोफिया की आंख खुलती है और देखती है रेदान उसे जकड़ कर सोया हुआ था। सोफिया प्यार से उसे देख रही थी। रेदान के कुछ बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर मासूमियत बरकरार थी। वो इस वक्त भी काफ़ी रफ फेस था, पर फिर भी वो काफ़ी
अट्रैक्टिव दिख रहा था। सोफिया उठकर हल्का सा बारी-बारी उसके दोनों गालों पर किस करते हुए, अब आप हमेशा के लिए मेरे हैं, और अब अगर आपने मुझसे कोई पंगा लिया ना, सच्ची में बहुत डाँटूँगी आपको और बहुत सारी लड़ाई भी करूँगी, बिल्कुल बीवी की तरह। वो बच्चों की तरह बात कर रही थी। वहीं रेदान, जो पहले ही उठ चुका था, वो सोफिया की बात सुनकर उसे पलटते हुए, ठीक है, तुम बीवी की तरह मुझसे लड़ाई कर लेना और मैं तुम्हारे हस्बैंड की तरह तुम्हारे साथ। वो आगे कुछ बोलता ही नहीं, क्योंकि सोफिया ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। रेदान उसे घूरने लगता है। वहीं सोफिया नजरें चुराते हुए, आप ये क्या कर रहे हैं, हटे ना। रेदान उसकी बात पर मुस्कुराते हैं, क्यों, तुम्हें कुछ फील हो रहा है क्या। वो लगातार अपनी बॉडी को उसकी बॉडी में प्रेस कर रहा था। सोफिया का चेहरा पूरा लाल हो जाता है। वो सुर्ख गुलाब बन चुकी थी इस वक्त। उसकी बॉडी में ढेर सारे लव बाइट्स थे, जो साफ बयां कर रहे थे कि उनके बीच बहुत ही ज़्यादा प्यार था। रेदान उसे नजरें चुराते देख, उफ लिटिल थिंग, तुम कितनी ज़्यादा शर्मा रही हो। ऐसा तो है नहीं ना, ये सब हमारे बीच पहली बार हुआ है, ये सब हम कई बार कर चुके हैं। वो बेशर्मी से बोलता है। उसकी बेशरम भरी बातें सुनकर सोफिया का चेहरा और लाल हो जाता है, और वो जल्दी से उसे दूर होते हुए, मुझे मुझे बात लेना है। ओके लिटिल थिंग, चलो साथ में बात लेते हैं। और वैसे भी हमने बात वाला भी तो रोमांस करना है, चलो। बोलते हुए वो वहाँ रखा हुआ टॉवल उठाकर लपेट लेता है, और सोफिया खुद की तरफ देखती है, जिसके पास कुछ भी नहीं था। वो पप्पी फेस बनाकर रेदान को देख रही थी। रेदान उस पतली सी ब्लैंकेट से सोफिया को अच्छे से कवर कर देता है। वो ब्लैंकेट पूरी वाइट थी और सोफिया उसमें डूबी हुई थी। वो किसी रैबिट की तरह लग रही थी। रेदान उसे ब्लैंकेट समेत उठा लेता है और वहाँ से सीधा नीचे की तरफ आ जाते हैं। रेदान सोफिया को कबोर्ड पर बैठा देता है और खुद टॉवल निकालकर वॉशरूम में शावर ऑन कर देता है। सोफिया उसकी इस हरकत पर उसे घूरने लगती है। रेदान उसे इस तरीके से घूरता पाकर हंसते हुए, क्या हुआ लिटिल थिंग, तुम ऐसे क्या देख रही हो, हाँ, और वैसे भी तुमसे कैसी शर्म, पति हो तुम्हारा, इतना तो तुम देख ही सकती हो, इनफैक्ट बहुत कुछ देख सकती हो। सोफिया को अजीब सा लगने लगता है। उसे वो तुरंत भाग कर वॉश बेसिन की तरफ जाती है। रेदान उसे उल्टी करता देख जल्दी से उसके पास आकर उसकी पीठ थपथपाते हुए, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें उल्टी क्यों हो रही है। सोफिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे अचानक से उल्टी क्यों हो रही है। वो रेदान की तरफ देखती है। रेदान उसे जल्दी से खुद क्लीन करता है और उसे एक बाथरोब पहनाकर बाहर लेकर आता है और जल्दी ही उसके कपड़े चेंज करने के लिए निकाल देता है। सोफिया, जिसकी हालत उल्टी करने की वजह से नाजुक हो चुकी थी, वो एकटक बेड पर लेट जाती है और ऊपर की तरफ देखने लगती है। रेदान सोफिया के पास आकर उसके हाथ चेक करते हुए, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें फीवर तो नहीं है और तुम्हारी पल्स भी नॉर्मल है। बोलते बोलते रुक जाता है और अचानक ही उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। सोफिया अभी भी ऊपर देख रही थी, उसने रेदान के चेहरे की स्माइल नहीं देखी थी। रेदान अगले ही पल उसके पेट से टॉप को हटाकर उसके पेट पर किस करने लगता है। सोफिया उसकी हरकत पर उसे घूरते हुए, ये क्या बदतमीजी है, एक तो मेरी यहाँ तबीयत ठीक नहीं है और आपको ये सब सोच रहा है, हटे अभी यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रेदान उसकी बात पर, और लगेगा भी नहीं, क्योंकि कोई तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा परेशान करने वाला है। सोफिया कन्फ्यूजन से, क्या क्या मतलब, यही कि तुम मम्मा बनने वाली हो और मैं डैडी। रेदान की बात पर सोफिया हैरानी से उसे देखने लगती है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। फिर सावली नजरियों से देखते हुए, आपको आपको कैसे पता। रेदान ज़बरदस्ती का दांत दिखाते हुए, वो एक्चुअली मैंने डॉक्टरी पढ़ी थी और मैं एक डॉक्टर रह चुका हूँ, पर मैंने डॉक्टरी छोड़ दी, लेकिन मुझे पता है ये सब के बारे में। तो वो गड़बड़ा रहा था बोलते हुए। वहीं सोफिया की नज़र उस पर और तीखी हो चुकी थी। रेदान उसकी बात पर थोड़ा इरिटेट होकर, अब बस भी करो, तुम तो पूरा बीवी वाले वे में आ रही हो यार, बता रहा हूँ ना मुझे डॉक्टरी आती है
और तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लेकर आता हूँ, फिर हम घर जाएंगे। नहीं, पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। आफ्टर ऑल मुझे अपने सास ससुर को भी तो ये गुड न्यूज़ देनी है ना, उन्हें भी तो पता चले कि उनका दामाद कुछ काम का है। सोफिया उसकी बात पर कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप बैठी रहती है। रेदान कुछ वक्त बाद उसके लिए नाश्ता लेकर आता है, पर सोफिया का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। उसे बार बार उल्टी जैसा ही लग रहा था। रेदान मुश्किल से उसे थोड़ा बहुत खाना खिला देता है। करीब 1 घंटे बाद वो उनकी गाड़ी जंगल एरिया में थी। रेदान खुशी से सोफिया का हाथ अपनी थाई में रखा हुआ था और दूसरा हाथ उसके स्टीयरिंग पर था। दोनों ही लोग उस मौसम का मज़ा ले रहे थे कि अचानक ही कुछ गाड़ियां उन्हें घेर लेती हैं। सोफिया रेदान का हाथ पकड़कर घबराते हुए, ये सब क्या हो रहा है? ये इतनी सारी गाड़ियां अचानक से कहाँ से आ गई? रेदान का चेहरा कोल्ड हो गया था। वो सोफिया को देखते हुए, तुम शांत रहो, कुछ नहीं होगा, बोलते हुए वो पीछे से एक गन निकालता है और फायरिंग शुरू कर देता है। फायर शुरू होते ही बाकी गाड़ियां भी उसकी गाड़ी पर फायर करना शुरू कर देते हैं। रेदान डट कर सबका सामना कर रहा था, पर वो लोग ज़्यादा थे और उसे वो अकेला था। उसे डर था कहीं सोफिया को और उसके बच्चे को कुछ हो ना जाए। वो इसी चक्कर में गाड़ी से बाहर निकलता है और गाड़ी को लॉक करते हुए, कुछ भी हो जाए तुम गाड़ी से बाहर नहीं आओगे। वहीं गाड़ी रुकते ही बाकी गाड़ियां भी रुक जाती। वो करीब 6-7 गाड़ियां थी। रेहदान उन सारी गाड़ियों को एक नज़र देखने के बाद, किसने भेजा है तुम्हें और क्यों आए हो तुम लोग यहाँ पर? रेहदान उन सब कोल्डनेस से देख रहा था। वहीं वो गार्ड हंसते हुए, ज़्यादा कुछ नहीं, हमें सिर्फ सुपारी मिली है तुम्हें मारने की, और उसके बाद तुम्हें जो करना है कर लेना, क्योंकि जहन्नुम जाने वाले लोग कुछ नहीं कर सकते और तुम्हें तो वो भी नसीब नहीं होगा। सोफिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कार लॉक थी, वो बाहर भी नहीं आ पा रही थी। वहीं रेदान एक एक करके वहाँ गुंडों को मार रहा था कि तभी कोई पीछे से उसकी तरफ गोली चला देता है। रेदान पीछे देखता है जहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई थी जिसने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। वो लड़की नफरत से रेदान को देखते हुए, कहा था ना मैंने तुमसे कि मुझसे शादी करना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी भी लड़की से शादी करने की? रेदान उस लड़की को एक नज़र देखते हुए, जूलिका, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने तुम्हें कभी भी इस नज़र से नहीं देखा और तुम ये सब कर रही हो। जूलिका हंसते हुए, मैं ये सब कर नहीं रही हूँ मिस्टर रेदान ओबराय, मैंने कर दिया है और अब तुम्हारी बीवी विधवा होगी और तुम्हारी औलादे अनाथ। बोलते हुए वो तेजी से हंसने लगती है। वहीं रेदान गुस्से से अपनी गन उसके सर पर मार देता है। उसका निशाना काफ़ी पक्का था और वहीं जूलिका एक बार में ढेर हो जाती है। गोली लगने की वजह से रेदान बाकियों पर थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा था, पर उसने हार नहीं मानी थी। वो एक एक करके सभी को मार गिराता है और अचानक ही तेज़ी से बारिश शुरू हो जाती है। सोफिया जो कब से गाड़ी का लॉक खोलने की कोशिश कर रही थी, वो वहाँ पे रखे हुआ गन उठाकर कस के शीशे पर मारती है, जिसके साथ ही गाड़ी अनलॉक हो जाती है। सोफिया भागते हुए बाहर आती है। आसपास सिर्फ लाशों का ढेर लगा हुआ था, पर उसे कोई भी सुध नहीं थी। उसे सिर्फ और सिर्फ रेदान से मतलब था। रेदान को देखते ही उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो रेदान के पास आकर उसे का सर अपनी गोद में रखते हुए, ये सब क्या हुआ है? आप ठीक ठीक तो है ना? प्लीज़ प्लीज़ उठ जाइए, आप कुछ नहीं होना चाहिए। देखो आप ऐसा नहीं जा सकते। वो लगातार रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी, पर रेदान, जिसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, वो ज़बरदस्ती अपनी आंखें खोलते हुए, लिटिल थिंग, तुमने ही कहा था ना बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, शायद मेरा यही नतीजा था और अब तुम पर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम अपने हमारे बच्चों को अच्छे से ट्रीट करोगे और उन्हें ये सिखाओगे कि कभी भी किसी भी लड़की के साथ गलत नहीं करना है, बुरे के साथ भी अच्छा बिहेव करना है। तुम समझ रहे हो ना लिटिल थिंग? तुम बहुत समझदार हो, मैं जानता हूँ। तुम हमेशा खुद पर ट्रस्ट करना, कभी भी किसी और की बातों में मत आना। तुम बहुत मासूम हो, मैं तुम्हारी मासूमियत बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन शायद यही मेरा अंत है। बोलते बोलते उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। उस बारिश की बूंदों के बीच सोफिया की धड़कनें भी एक तरह से रुक गई थी।
तभी वहाँ पर ढेर सारे गार्ड्स आ जाते हैं। सोफिया उन सारे गार्ड्स को देखती है, वो किसी को नहीं जानते थे। तभी एक गार्ड जो शायद उनका सीनियर था, वो सोफिया के पास आकर, मैडम आप गाड़ी में बैठिए, हमें सर की बॉडी को लेकर जाना होगा। सोफिया चिल्लाते हुए, बॉडी नहीं है, हस्बैंड है मेरे, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं उनसे, और किसी के मरने से कुछ नहीं होता, वो मरे नहीं है, जिंदा है। सुना ही दिया आपको, वो जिंदा है। वो कुछ भी बोले जा रही थी, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे हैं। वहीं वो गार्ड सोफिया से रिदान को दूर करता है। अब तक वहाँ पर अद्वैत और उनकी वाइफ भी आ चुके थे। सोफिया के इस तरीके से रोता हुआ देख उनका दिल पसीज जाता है और वो जल्दी से सोफिया को पकड़ते हुए, क्या हुआ है, तुम इतना रो क्यों, बोलते बोलते वो खामोश हो जाते हैं। उनकी नज़र रैदान पर पड़ती है, जो वहाँ सफ़ेद कलर की शर्ट में खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके बॉडी में काफ़ी सारे जख्म थे और हर जगह से खून निकल रहा था, पर शायद गोली काफ़ी नाजुक जगह लगी थी, जिसकी वजह से उसकी सांसें रुक गई थी। सोफिया चीख रही थी और अगले ही पल वो धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। 2 दिन बाद सोफिया अपने रूम में बैठी हुई थी। उसके हाथ में रेदान की पिक्चर थी। इतने दिन से जो कुछ भी हुआ उसे वही सब याद आ रहा था। वो ठीक से खा पी भी नहीं रही थी। तभी उसकी मॉम अंदर आते हुए, बेटा अगर तुम ऐसा ही करोगी तो कैसे चलेगा, रेदान को बुरा लगेगा ना, और अब तुम अकेली थोड़ी ना हो, तुम्हारे ऊपर बच्चों की भी जिम्मेदारियां हैं। सोफिया रोते हुए, मॉम मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी, मैंने प्रॉमिस किया है उनसे, मैं सब हैंडल करूंगी। बोलते हुए वो अपने आंसुओं को बेदर्दी से पोंछती है और बाथरूम में घुस जाती है। करीब 1 घंटे बाद वो बाथरूम से आती है। उसका चेहरा कोल्ड था, चेहरे पर जो हमेशा मासूमियत बरकरार रहती थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। उसने इस वक्त एक बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसकी माँ उसे इस अवतार में देखते हुए, ये तुम क्या करने के बारे में सोच रही हो, मैं तुम्हें घर से जाने की परमिशन नहीं दे रही हूँ सोफिया। मॉम प्लीज़, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकती हूँ और अब आप लोग मुझे नहीं रोकेंगे। वो रूम से बाहर निकल जाती हैं और सीधा रिदान के ऑफिस जाती हैं। वहाँ पर सभी लोग सोफिया को देख रहे थे। जहाँ सबको पहले एक गोल्ड टेकर लड़की नज़र आ रही थी, अब एक कोल्ड वाइब्स उसके साथ मैच कर रही थी। वो सभी की तरफ कोल्ड नज़रों से देखते हुए, जो होना था हो चुका है गाइज। अगर आप में से किसी का भी काम करने का मन नहीं है या फिर इस कंपनी में घपला करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो अभी कभी दफ़ा हो जाए, क्योंकि अब यहाँ की न्यू बॉस मैं हूँ और जिसे मेरे अंडर में काम करना है उसे ईमानदारी से ही करना होगा। बोलते हुए उसकी नज़र एक आदमी पर थी जिस जो अपनी नज़रें इधर उधर कर रहा था। सोफिया अगले ही पल उसके पास जाती है और उसका कॉलर पकड़कर खींचते हुए, बहुत शौक है ना हेरा फेरी करने का, तुझे तो मैं बताती हूँ, बोलते हुए उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है। तभी वहाँ पर अहम आ जाता है। अहम रेदान का राइट हैंड था। माफिया वर्ल्ड से लेकर उसका ऑफिस वर्क वही संभालता था। सोफिया को इस रूप में देखकर वो बिना कुछ कहे उस आदमी का कॉलर पकड़ता है और खींचते हुए उसे बाहर ले जाता है। सोफिया ऑफिस में रेदान के फ्लोर पर जाती है, जो सबसे आखिरी फ्लोर था। वो एक डोर के पास जाकर रुक जाती। वहाँ लिखा हुआ था रेदान ओब्रॉय। वो गोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ था, जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव था। सोफिया एक पत्थर जैसी नज़र उस पर मारने के बाद अंदर चली जाती है। अंदर कैबिन काफ़ी खामोशी से भरा हुआ था। हर तरफ शांति ही शांति थी। सोफिया को काफ़ी बेचैनी हो रही थी। वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए, बच्चों मामा को परेशान मत करना, मामा को बहुत सारा काम करना है, ओके, बोलते हुए वो चेयर पर बैठ जाती हैं और एक एक करके फाइल्स पढ़ने लगती हैं। वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना, जब जिम्मेदारियाँ खुद पर पड़े तो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। हर चीज़ उसने ऑनलाइन पढ़ी थी फिर, और अहम उसका पूरा सपोर्ट कर रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और अब 9 महीने हो चुके थे। सोफिया हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी और उसके बगल में 2 छोटे बच्चे लेटे हुए थे। देखने में काफ़ी प्यारे थे, एकदम जैसे रोज़ से बने हुए हों। सोफिया उन दोनों को देखते हुए, मेरा क्यूट बेबीज, पापा नहीं है आपके पास पर मम्मा आपको पूरा ख्याल रखेगी, ओके बेबी। और वो उन दोनों को देखने लगती हैं। जहाँ
बेबी बॉय की बिल्कुल कोल्ड नज़रों से शांति से देख रहा था, तो वहीं बेबी गर्ल धीरे धीरे उस बेबी बॉय को नोचने लगती है और उसे मारने लगती है। सोफिया उसे देखते हुए खुद से, ये तो मेरी तरह कर रही है, पर मैं ऐसे अपने बच्चों को थोड़ी ना मारने दूंगी। और ये बेबी बॉय तो बिल्कुल रेदान की तरह है। उफ, क्या करूँगी मैं इन दोनों के साथ। काश आप होते यहाँ पर तो सब कुछ कितना आसान हो जाता। पर कुछ ना कुछ तो होगा, मैं सब हैंडल करूँगी। बोलते हुए वो अपने दोनों बच्चों को बारी बारी चूम लेती है और वहीं दोनों बच्चे सोफिया का स्पर्श पाते ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कुछ ही देर में सोफिया भी आंखें बंद कर लेती है। 30 साल बाद सोफिया बिजनेस सूट में हॉल में बैठी हुई थी, उसके एक्सप्रेशंस कोल्ड थे। तभी एक 23 साल का लड़का, जिसके बाल हल्के कर्ली थे और चेहरे पर कोल्डनेस बरकरार थी और हल्की हल्की बियर्ड थी, उसने भी इस वक्त एक बिजनेस सूट पहना हुआ था, पर उसकी पीठ पर एक लड़की टंगी हुई थी जिसने शॉर्ट्स पहने हुए थे। वो लड़की गुस्से में, भाई आप गलत कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ 9 बजे कौन उठता हैगा, कम से कम 12 तो बजने दीजिए भाई, प्लीज़ सोना है मुझे, आपने पहले मेरी सारी वेब सीरीज़ फेंक दी और अब आप मुझे सोने भी नहीं दे रहे, ये गलत है। सोफिया उस लड़की को देखते हुए, रीना तुम क्या कर रही हो, क्यों अपने भाई को परेशान कर रही हो। भाई सीरियसली मॉम, भाई वो सिर्फ मुझसे 5 मिनट ही तो बड़े हैं। बड़ा बड़ा ही होता है रीना, तो समझती क्यों नहीं हो। रीना मासूमियत से आंखें टिमटिमाते हुए, भाई मम्मा मुझे डांट रही हैं, आप कुछ नहीं कहोगे। वो लड़का, जिसका नाम रेहान था, वो सोफिया को देखते हुए, मॉम इतनी भी कोई बड़ी गलती नहीं करती, और अभी तो वो छोटी है ना समझ है वो, और धीरे धीरे सब सीख जाएगी, हम हैं ना उसे सिखाने के लिए। से सोफिया उसे देखने के बाद खुद से, इसकी उम्र में मैं 2 बच्चों की माँ थी और ये अभी भी छोटी है। सीरियसली डिस्कस्टिंग पीपल। दोनों ही अपनी मॉम के पास आकर उन सोफिया के गाल पर बारी बारी किस करते हुए, मॉम हम डैड से मिलकर आते हैं। सोफिया उन्हें देखते हुए, ओके, पर ख्याल रखना और जल्दी आ जाना, मौसम वैसे ही कुछ ख़राब सा है। दोनों ही हाँ बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। सोफिया रेदान के पिक्चर के पास खड़ी हुई थी, वो उसे देखते हुए, आज 23 साल हो गए, 9 महीने, आपने एक बार भी खबर नहीं ली ना, चलेगा ना आप हमें छोड़कर। कोई बात नहीं, देखिए मैंने अपने बच्चों को भी कामयाब कर दिया, अगर आप साथ होते ना चीज़ें आसान हो जाती, पर इट्स ओके, अब सब ठीक है ना। बोलते हुए वो बाहर की तरफ चली जाती है, उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ चुकी थी। इस 23 साल में इतने बार वो गिरी थी कि उसे तो फूट फूट के रोना चाहिए था, लेकिन उसने एक आंसू नहीं बहाया था। सिर्फ रेदान के जाने के बाद वो जितना रोई थी, उसके बाद उसने एक आंसू अपना नहीं बहने दिया था, क्योंकि उसे पता था उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। वहीं वो जैसे ही घर से बाहर कुछ कदम चल रही थी, या यूँ कहो कि वो वॉक पर आई हो, तभी एक ब्लैक कलर की गाड़ी अचानक से उसे खींच लेती है। सोफिया कुछ बोलती उससे पहले ही एक आदमी उसके फेस पर क्लोरोफॉर्म रख देता है, जिसके साथ ही वो बेहोश हो जाती है। सोफिया की आंख एक अंधेरे कमरे में जाकर खुलती है। वो रस्सियों से बंधी हुई थी और वो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसकी आंखें ठीक से खुल नहीं रही थी, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दरवाज़ा खुलने की आहट होती है, कुछ खुद चिल्लाते हुए, खोल दो मेरे हाथ, अगर मेरे बेटे को पता चला ना तो वो तुम लोग की हड्डियाँ तोड़ देगा। तुम शायद भूल रहे हो, वो रिदान ओबरॉय का खून है, और अगर उसे ये भनक पड़ गई कि उसकी माँ को किसी ने तकलीफ देने की कोशिश करी है, वो तुम्हारी जान ले लेगा। वो जितना सीधा है ना, वो उतना ही खतरनाक है। मैंने कहा मेरे हाथ खोलो। वो आदमी जो अंधेरे में खड़ा हुआ था, उसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे और अंधेरे की वजह से चेहरा देखना पॉसिबल नहीं था। सोफिया लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उस आदमी की आवाज़ सुनकर सोफिया के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वो आदमी धीरे कदमों से उसके पास आते हैं, लिटिल थिंग, भूल गई मुझे।
बोलते हुए वो सोफ़िया के नज़दीक आ चुका था। वहीं सोफ़िया रेदान की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है। अंधेरे की वजह से वो देख नहीं पा रही थी। रेदान चुटकी बजाता है जिसके साथ ही उस रूम की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। रेदान की लाइट्स ऑन होने से सोफ़िया की आँखें बंद हो जाती हैं। वो अचानक से लाइट्स नहीं देख पा रही है। धीरे-धीरे वो आँखें खोलती है। उसकी आँखें लाल हो रही थी। उसकी नज़र सीधा रेदान की गहरी काली आँखों से जा मिलती है और अगले ही पल वो तेज़ी से रोना शुरू कर देती है। रेदान उसके रोना सुनते ही गर्दन हिला देता है और उसके पास आकर उसकी रस्सियाँ खोलने लगता है। सोफ़िया उसे देख रही थी। रेदान जैसे ही रस्सियाँ खोलकर खड़ा होता, सोफ़िया उसे धक्का देकर ज़मीन पर लिटा देती है और खुद उसके ऊपर बैठते वो उसके सीने पर मारना शुरू कर देती है। रेदान उसके मुक्कों से बचने की नाकाम कोशिश करते हुए, अरे लिटिल थिंग, ये क्या कर रही हो? मार क्यों रही हो तुम मुझे? आप ज़िंदा थे। आप आप वापिस क्यों नहीं आए? आपको पता है मैंने कितना स्ट्रगल किया है। मैं जानता हूँ, पर मेरा जाना ज़रूरी था लिटिल थिंग। मुझे नहीं सुननी आपकी बातें, नहीं हूँ मैं लिटिल विटिल थिंग। जाएँ भाड़ में, मुझे नहीं बात करनी। वो उठने लगती है। रेदान उसे पलटते हुए उसके ऊपर आकर, लिटिल थिंग, अब नाराज़गी छोड़ो ना, मैं आ गया हूँ ना। नहीं आए और ना ही आएँगे। जाएँ भाड़ में, मैंने कहा ना मुझे आपसे बात नहीं करनी, छोड़े मुझे। रेदान अगले ही पल उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। सोफ़िया जो अभी गुस्से में थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कुछ नहीं बोल रही थी। वहीं रेदान धीरे-धीरे उसके होठों को किस कर रहा था। सोफ़िया सिसकते हुए, आपने आपने ऐसा क्यों करा मेरे साथ? आप ज़िंदा थे। सोफ़िया मेरी जान, तुम समझ नहीं रही, मेरे बहुत दुश्मन थे और मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे ऐसी दुनिया में आंखें खोलें जहाँ सिर्फ मेरे दुश्मन ही हो और हर पल तुम पर मौत का साया बना रहे। इसलिए कुछ वक्त के लिए दूर हुआ था, पर देखो अब हम साथ रहेंगे। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। जा रही हूँ मैं, छोड़े मुझे। रेदान उसके गुस्सा करने पर उठ जाता है और अगले ही पल सोफिया को गोद में उठाते हुए, ऐसे तुम्हारा वजन बढ़ गया है और तुम पहले से ज़्यादा चबी हो गई हो। सोफिया मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगती है। रेदान उसे बाहर लेकर आता है और सोफे पर बैठा देता है। तभी एक लड़की चिल्लाते हुए रेदान के गोद में बैठ जाती है और उसके गाल पर किस करने लगती है। उस लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। रेदान उस लड़की को शांत करवाते हुए, ओ माय लिटिल बेबी, अब रोना बंद कर दो ना, डैडा आ गए ना। ये कोई और नहीं, रेहान की बहन सोफिया की बेटी ही थी। वो रोते हुए, डैड आपने ऐसा क्यों करा? आप उस दिन मेरे सामने आए थे और फिर भी आपने कैसे बिहेव किया था मेरे साथ। और आपको पता है मैंने ना रेहान भाई को बोला था कि मैंने डैड को देखा है, फिर भी इन्होंने मेरा यकीन नहीं किया। रेहान कोल्ड नज़रों से रेदान को देख रहा था। उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। वो दूरी बनाए खड़ा था। रेदान अपनी बेटी को चुप करवा कर उसके माथे पर किस कर दिया। बेबी तुम चुप रहो, मैं तुम्हारे भाई से थोड़ा मिल कर आता हूँ। वहीं सोफिया एक नज़र रेदान को देखती है और फिर रेहान के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए, रेहान चलो यहाँ से, यहाँ बाप बेटी कुछ ज़्यादा ही प्यार दुलार कर है, हम यहाँ इनके साथ नहीं रहेंगे। रेहान सोफिया के साथ आगे बढ़ता है कि रेदान आकर रेहान का हाथ पकड़ते हुए, अपने बाप से नहीं मिलोगे तुम? रेदान की बात पर रेहान उसे एक नज़र देखते हुए, जब मेरे बाप ने ही हम झूठा नाटक किया मरने का, तो मैं उनके ज़िंदा होने की खुशी क्यों मनाऊं? हमें दर्द में देखकर वो नहीं आए तो आप क्यों आ रहे हैं? रेदान उसकी बात पर उसके हाथ खींच के उसे गले लगाते हुए, अपने बाप को माफ़ नहीं करेगा तू? रेदान की बात सुनकर रेहान जो अपने आप को मजबूत दिखा रहा था वो फूट कर रोने लगता है और उसको कस के गले लगाते हुए, डैड आपको पता है कितनी तकलीफ होती है? जब हम लोग स्कूल जाते थे सब हमें कैसे बोलते थे। डैड आप क्यों नहीं आए? वो रोना शुरू कर देता है। वो काफ़ी कोल्ड रहता था, लेकिन एक यही कमी थी जो उसे हमेशा कमज़ोर कर देती थी। सोफिया अपने बेटे को रोता देखा, आपकी ही गलती है सारी की सारी। आपकी वजह से आज मेरा बेटा पहली बार रो रहा है। जब वो पैदा हुआ था तब भी नहीं रोया था। कैसे रोएगा लिटिल थिंग? वो रेदान ओबरॉय का बेटा है और उसकी आंखों में आश्क नहीं बहते। वो दूसरों को रुला सकता है लेकिन रो नहीं सकता। सोफिया खिंचकर, सही कहा था मैंने, रेदान ओबरॉय का ही तो बेटा,
क्योंकि आपने अकेले ही तो पैदा किया था उसे, मैंने थोड़ी ना कुछ करा है। सोफिया की नाराज़गी पर रेदान उसे एक नज़र देखता है। तभी रीना रेदान का हाथ पकड़ते हुए, डैड आप एक मम्मा को प्यारी सी किसी कर दो ना, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। रेदान एक नज़र रीना को देखता है और फिर सोफिया को। वहीं सोफिया रीना की बात पर, तुम दोनों बाप बेटी कितने बेशरम, तुम्हें शर्म नहीं आती? वहीं बोलते बोलते वो चुप हो जाती है क्योंकि रेदान ने अगले ही पल उसके होंठ पर कब्जा कर लिया था और वो धीरे धीरे किस कर रहा था। रीना एक्साइटमेंट में, वाओ डैड यू आर सो रोमांटिक, आप कितने रोमांटिक हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती, यानी कि आप अभी इतने रोमांटिक हो तो पहले कितने ज़्यादा होते होंगे। रेहान उसकी बात पर से घूरते हुए उसकी आंख पर हाथ रख और एक हाथ अपने आंखों पर रखते हुए, आप लोग कंटिन्यू करें, हम चलते हैं, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे बोलकर वो रीना को ज़बरदस्ती खींचते हुए ले जाता है। वहीं सोफिया अब शांत हो चुकी थी। रिदान उसे दूर होकर उस अपने कान पकड़ते हुए प्यार से, आई एम सॉरी लिटिल थिंग, माफ़ कर दो मुझे। सोफिया उसे देखती है और अगले ही पल उसके ऊपर चढ़कर कस के गले लगा लेती है। रेदान ने उसे कमर से होल्ड कर रखा था कि अगर वो गिरती तो उसे लग सकती थी। सोफिया रोते हुए, आप कभी हमें छोड़कर नहीं जाएंगे ना? कभी नहीं माय लिटिल थिंग, कभी नहीं, तुम्हारे लिए ही तो वापस आया हूँ, अब कभी वापस नहीं जाऊँगा बोलते हुए वो मुस्कुरा देता है। सो गाइज ये है हमारी स्टोरी का लास्ट एपिसोड। आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। मिलते हैं संडे को एक न्यू स्टोरी के साथ।